Ali Baba. Hello friends, I am Amardeep Kumar and you watching Neat Talks. Guys, ये हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर है और आज हम इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। बट उससे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, मोमेंटम, क्योंकि जब हम न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन को डील करेंगे तो हमें वहाँ मोमेंटम से भी डील करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। देखो, इसका डेफिनेशन होता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ अ मोशंस पॉसेस्ड बाई अ मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी के पास जो टोटल मोशन का क्वांटिटी होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। मान लो कि एक मास है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, m है, और ये इस समय v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा, मोमेंटम इक्वल टू इसका मास और ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका प्रोडक्ट। ठीक है, तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। ये मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन जो होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं कि ये जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसका ऐसा यूनिट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, मास के लिए आ जाएगा हमारे पास केजी, वेलोसिटी के लिए आ जाएगा हमारे पास क्या, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है इसका यूनिट। अब इसके यूनिट का, अब इसके डायमेंशन लिखते हैं। ठीक है, देखो डायमेंशन लिखना और भी आसान है, क्योंकि मास के लिए क्या आएगा, यहां पर m आ जाएगा, और डिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, टाइम के लिए क्या आ जाएगा, t⁻⁻⁻⁻ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशन है। तो यहां पर हम ये समझ चुके हैं कि मोमेंटम क्या होता है। एक्चुअली ये लीनियर मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का। ठीक है, तो मोमेंटम उसका मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन जो होता है वो वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में होता है। अब देखो यहां से न्यूटन सेकेंड लॉ में हम प्रोसीड करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ। ठीक है, देखो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ये है कि एक्सटर्नल फोर्स applied on body is directly proportional to the rate of a change of a linear momentum of a body and change of a linear momentum is in the direction of a net external force applied on body। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ में ये कहता है कि जो बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, किसी बॉडी पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, वो नेट एक्सटर्नल फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ लीनियर मोमेंटम से उसका क्या लिख सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। ठीक है, और जो रेट ऑफ अ चेंज ऑफ ए लीनियर मोमेंटम होगा, क्योंकि यहां पर चेंज हो रहा है, तो चेंज किस डायरेक्शन में होगा, चेंज होता है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, उसके डायरेक्शन में होगा चेंज ऑफ अ मोमेंटम। इसकी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है ब्लॉक पे या तो बॉडी पे, उसी डायरेक्शन में जो होता है वो ब्लॉक का या तो बॉडी का मोमेंटम भी क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्शन वाली बात को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं।
देखो डायरेक्शन वाले पॉइंट को समझने के लिए हम प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो कि हमने एक बॉल को यहां से प्रोजेक्ट किया विद अ v वेलोसिटी, ओके, एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा क्योंकि हमने इसको वेलोसिटी दिया, तो ये तो ऊपर जाएगा। बट पहले हम इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, बॉल का मास मान लो m है। ठीक है, तो वेलोसिटी का इधर का कंपोनेंट कितना आएगा, v cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल इसका कंपोनेंट होगा v cos थीटा, और वर्टिकल इसका कंपोनेंट होगा v sin थीटा। ओके, अब देखना क्या होता है, प्रोजेक्टाइल यहां से छूटेगा और ऐसे जाके कहीं हॉरिजॉन्टल से फिर से टकराएगा। अब यहां पर हमें पता है कि यहां पर जो होता है वो इसका एच मैक्स होता है, इसकी मैक्सिमम हाइट होता है। ठीक है, एच मैक्स पे इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होता है, और वो वेलोसिटी जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही होता है। ठीक है, इसके यहां पर भी इसके पास कौन सा वेलोसिटी होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, और ये वेलोसिटी जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वही यहां पर भी होता है। ठीक है, अब देखना इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहां पर अगर आप एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम लिखोगे, मींस कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं और वर्टिकल को y, तो देखना क्या होगा। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम लिखना चाहें यहां पर px इनिशियल, तो यहां पर इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में क्या लिखाएगा, mv cos थीटा लिखाएगा, और यहां पर py मींस कि y कैप में y एक्सिस के अलोंग अगर हम इनिशियल मोमेंटम लिखना चाहें तो वो क्या लिखाएगा, mv sin थीटा, ये लिखाएगा। अब हम यहां पर लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम फिर से दोनों मोमेंटम लिखेंगे। यहां पर इसको पॉइंट ए डाल देते हैं, इसको पॉइंट बी डाल देते हैं। तो पॉइंट बी पे अगर हम, ये है पॉइंट ए का कंडीशन, अगर हम पॉइंट बी पे लिखें इसका मोमेंटम तो क्या लिखेंगे ये देखना। ठीक है, तो देखो एक्स डायरेक्शन में जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनली जो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम है वो क्या है, इसका मास इनटू वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, mv cos थीटा। और यहां पर हमें पता है कि मैक्सिमम, जहां पर मैक्सिमम हाइट होता है वहां पर बॉल के पास कोई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होता है। ठीक है, मींस कि यहां पर जो vy है, इसका vy कितना है, vy जो होता है वो इसका 0 है, इसके पास vy है ही नहीं। तो यहां पर अगर हम y डायरेक्शन का अगर मोमेंटम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, y डायरेक्शन में अगर हम मोमेंटम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है, 0 है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, y का मतलब क्या है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, 0 है। तो इसका फाइनल मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग, तो ये y एक्सिस के अलोंग कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहां पर देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, y एक्सिस में हमें पता है क्या कि नीचे लग रहा है क्या, ग्रेविटी इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब नीचे इस ब्लॉक पे जब ये हवा में था, वर्टिकली हवा में था, तो ये क्या था, इसके ऊपर mg नीचे की ओर लग रहा था। mg का डायरेक्शन कहां पर था, mg का डायरेक्शन जो था वो y एक्सिस के अलोंग था। ठीक है, बट अगर x एक्सिस के अलोंग देखोगे तो x एक्सिस के अलोंग तो इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगा। अब अगर x एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगा तो अभी हम पढ़ के हटे हैं कि यहां पर अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगता है उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं करता है, और मोमेंटम चेंज उसी डायरेक्शन में करता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो ये बात यहां से दिख भी रहा है क्लियर कि y डायरेक्शन में इसके पास mg का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए यहां पर इसका इनिशियल मोमेंटम ये था y डायरेक्शन में, बट इसका इनिशियल मोमेंटम देखो y डायरेक्शन में क्या हो गया, 0 हो गया ना, क्योंकि यहां पर फोर्स लग रहा था। बट x एक्सिस में देखो, x एक्सिस में कोई फोर्स है ही नहीं, x एक्सिस में अगर कोई फोर्स नहीं है तो इसका मोमेंटम भी x एक्सिस के अलोंग जो था वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये है सिग्निफिकेंस उसका डायरेक्शन वाले पॉइंट का। ठीक है, और ये पॉइंट हमें जब हम इसके बुलेट प्रॉब्लम को देखेंगे या तो जेट वाटर प्रॉब्लम को देखेंगे तो ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं
अपने डेफिनेशन न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स को लिखना चाहते हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स क्या था इसके अकॉर्डिंग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ ए चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब फोर्स को अगर हम लिखना चाहें, मान लो किसी ब्लॉक पे हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पे Fx है और इसका मास m है, ठीक है, ये पहले v वेलोसिटी से चल रहा था, तो यहां पर अगर हम F एक्सटर्नल का वैल्यू लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम रेट ऑफ ए चेंज ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। अब रेट ऑफ ए चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो हम क्या कहते हैं, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम कौन सा, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो ये होता है एफ एक्सटर्नल का वैल्यू, मीन्स कि आपने किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाया, तो उस फोर्स को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जितने समय के लिए आपने फोर्स लगाया वो काउंट कर लो, और जिस समय से लगाना शुरू किया और जहां तक लगाया उस वहां पर, तो उस ड्यूरेशन के बीच में जो चेंजेस हुए मोमेंटम में वो कैलकुलेट कर लो, दोनों का क्या ले लो, दोनों को एक दूसरे से क्या कर लो, डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्सटर्नल का वैल्यू आ जाएगा, कितना आपने फोर्स अप्लाई किया ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखना यहां पर हमें क्या पता चला कि फोर्स जो होता है वो फोर्स इज अ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। अब ये जैसे कि काइनेमैटिक्स में क्या होता था, काइनेमैटिक्स में ये था कि जब हम एक्सेलरेशन निकाल देते हैं या तो वेलोसिटी निकाल देते हैं, तो दो टाइप का वेलोसिटी निकाल देते हैं, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर भी हम क्या दो टाइप के फोर्सेस को डिफाइन करेंगे, एक होगा एवरेज फोर्स और एक होगा इंस्टेंटेनियस फोर्स, ठीक है, INS, ठीक है, इंस्टेंटेनियस फोर्स, और ये क्या है, एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स किसको कहते हैं, अगर एवरेज फोर्स देखो, अगर हमें बोला कोई दो टाइम इंटरवल दिया, ठीक है, तो दो टाइम इंटरवल के बीच जो अगर फोर्स कैलकुलेट करने बोलता है तो वो होता है एवरेज फोर्स, ठीक है। तो एवरेज फोर्स का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वो क्या होगा, चेंज इन अ लीनियर डेल्टा P बाई डेल्टा T, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। और फोर्स जो होता है वो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जो होता है वो चेंज इन अ लीनियर मोमेंटम के डायरेक्शन में होता है, या तो हम ये कहें कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन जो होता है वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होता है ये तो हम समझ चुके हैं। जैसे देखो क्या होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, मींस कि जिस टाइम पे बोला उसी टाइम पे हमें अगर वेलोसिटी निकालना है तो उसको क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसी तरह फोर्स में भी होता है, अगर दो इंटरवल दिया तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं एवरेज फोर्स। बट बोला कि एट द टाइम मींस कि मान लो कि हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, हमने किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाना शुरू किया, अब ये फोर्स हमने t इक्वल टू जीरो, जब टाइम 0 सेकेंड था तब हमने क्या किया, इस फोर्स को ब्लॉक पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। अब बोला कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फोर्स क्या है, ओके, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फोर्स क्या है, तो हो गया ना इंस्टेंटेनियस फोर्स में, इसके एट द टाइम हमें पूछ लिया, तो एट द टाइम जो क्वांटिटी पूछा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी कहते हैं। और इसलिए इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होगा, एट द टाइम लगने वाला फोर्स, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस फोर्स कहते हैं। अब इंस्टेंटेनियस फोर्स का अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां से हम क्या लिखेंगे, dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बट हमारा यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस चेंज होता है वो बहुत छोटा सा चेंज होता है, इसलिए हमने यहाँ पर डेल के जगह क्या लिख दिया, अब d लिख दिया, ठीक है। अब यहां से ये देखो, हमें मैक्सिमम जो होता है वो इस वाले फॉर्मूले से डील करना होता है। अब हम उस फॉर्मूले को एक्सपेंड करने जा रहे हैं, ठीक है। फोर्स इक्वल टू क्या था, डी पी बाई डी टी। अब यहां पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम फोर्स को फिर हम जो था वो इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे। देखो dp बाई dt का अगर हम ग्राफ खींचेंगे, रेट ऑफ ए चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और टाइम का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये होता है हमारा
तो इसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है इसका ग्राफ। और यहाँ पर इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम जो स्लोप लेते हैं तो वो स्लोप क्या होता है, ये जो tan थीटा है, ये tan थीटा हमारे पास tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, dp बाई dt लिखेंगे, और dp बाई dt ही क्या है, हमारा फोर्स होगा। ठीक है, तो मोमेंटम और टाइम का ग्राफ जो हमें क्या देगा, मोमेंटम एंड टाइम के ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, फोर्स का वैल्यू बताएगा। ठीक है, अब यहां पर हम इसके फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। देखो, फोर्स इक्वल टू dp बाई dt। अब लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला अभी हम पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। ओके, तो अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल से हमारे पास क्या आएगा, d, एक बार हम मास को कांस्टेंट रखेंगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, मास को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले मास कांस्टेंट आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर dv बाई dt प्लस, और एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट रखो और मास को डिफरेंशिएट करो, तो ये है हमारा फोर्स। अब देखना इसमें कंडीशंस कैसे कैसे बनते हैं। मान लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना है, 0 है। अगर dv बाई dt अगर 0 है तो हमारा जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, dv बाई dt अगर 0 है तो m dv बाई, फोर्स हमारा क्या होता है, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अब बोल दिया कि ये वाला क्वांटिटी जो था वो कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, मींस कि ये टाइम के साथ चेंज ही नहीं कर रहा है। तो टाइम के साथ अगर चेंज नहीं करेगा तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 0। तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला बच गया वो क्या होगा, v dm बाई dt बच गया। ठीक है, मींस की वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा, बट उस सिस्टम का मास अगर चेंज करेगा तब पर भी मोमेंटम चेंज करेगा। और इस कंडीशन में जो हमारा फोर्स होगा वो क्या होगा, v dm बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये बनता है कि अगर dm बाई dt अगर कांस्टेंट है, ठीक है, dm बाई dt कितना है, 0 है, यानी कि ये चेंज ऑफ मास चेंज नहीं कर रहा है टाइम के साथ, जो कि मैक्सिमम टाइम यही होगा। ठीक है, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम जो हमें डील करना होगा प्रॉब्लम से, वहां पर क्या होता है, मास कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जब मास कांस्टेंट हो गया तो ये वाला क्वांटिटी हमारा 0 हो जाएगा, dm बाई dt इसका वैल्यू कितना हो गया, 0, तो ये पूरा क्वांटिटी हमारा 0 हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर अगर फोर्स का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, m dv बाई dt। ओके, अब देखो कि dv बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही तो है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स जो होता है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगा, या तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो ये था ये पूरा फोर्स का एक्सपांशन किस तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो कि ये कंडीशन आता है, मीन्स कि ये कंडीशन हमारे पास जनरली नहीं आता है, मीन्स कि ऐसा बहुत कम हमारे सवाल में आएगा कि जहां पर सिस्टम का मास चेंज करता है। ठीक है, ये जो है हमें रॉकेट प्रोपल्सन एंड कन्वेयर बेल्ट वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम बस दो ही कॉन्सेप्ट के, और भी कॉन्सेप्ट के लिए करते हैं, बट हमारे पास जो इस फॉर्मूले के लिए जो दो टॉपिक आता है जो कि हमें सेपरेट से पढ़ना पड़ता है इसी यूनिट्स में, वो क्या होता है, रॉकेट प्रोपल्सन वाला प्रॉब्लम होता है, एक जो होता है कन्वेयर बेल्ट वाला प्रॉब्लम होता है, और मैक्सिमम टाइम हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो इससे हम डील करेंगे। ठीक है, तो ये था पूरा सेकेंड लॉ, और हमने यहां पर फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। तो बस एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखो, क्वेश्चन ये है कि हमें बोल दिया कि मोमेंटम इफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल is given by px equal to cos t and py equal to sin t, then find out the angle between force and
मोमेंटम। तो ये हमारा क्या है, ये प्रॉब्लम है। देखो इस प्रॉब्लम में कहा क्या, एक पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो टाइम के साथ एक्स डायरेक्शन में इस तरह से वेरी करता है और वाई डायरेक्शन में साइन के फंक्शन की तरह वेरी करता है, इसके टाइम के अकॉर्डिंग इस तरह से वेरी करता है। ठीक है, तो हमें क्या बोला कि फोर्स के बीच का एंगल बताओ, मोमेंटम के बीच का एंगल बताओ। हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे देखना। सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं इसका। देखो फोर्स क्या होता है, अभी हम फॉर्मूला इसका जान के हटे हैं। ये फोर्स इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो अब यहां पर एफ एक्स अगर हम इसका निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, डी पी एक्स बाई डी टी करेंगे, और एफ वाई निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, डी पी बाई डी टी। मीन्स कि हमें एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में फोर्स को निकालने के लिए, और वाई डायरेक्शन में फोर्स निकालने के लिए हमें वाई डायरेक्शन वाले मोमेंटम को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मीन्स कि हम अगर यहां पर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, डी कॉस टी बाई डी टी, और यहां पर क्या होगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन टी। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अब इसके लिए हम लिखें तो क्या होगा, डी पी एक्स में मोमेंटम कितना है, साइन टी डिवाइडेड बाई डी टी, इसकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी टी। तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन टी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कॉस टी होता है। तो हमारे पास एफ वाई डायरेक्शन में फोर्स आ गया एंड एक्स डायरेक्शन में फोर्स आ गया। हम फोर्स को अब लिख लेते हैं, फोर्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप, यही हो गया। अब यहां पर ये देखो कि हमें फोर्स का वैल्यू पता है, हमें मोमेंटम का वैल्यू पता है। ठीक है, मोमेंटम हमारे पास कितना है, एक्स डायरेक्शन में हम क्या लिखेंगे, कॉस टी आई कैप, और वाई डायरेक्शन में कितना लिखेंगे, साइन टी जे कैप। हमें फोर्स का ही वैल्यू पता है, मोमेंटम का ही वैल्यू पता है, तो इसके बीच का एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके बीच जब भी कोई दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच हमें बोलता है कि एंगल फाइंड आउट करो, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एंगल निकालने के लिए, एफ डॉट पी करेंगे। ठीक है, एफ डॉट पी करने से क्या आएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और साइन कॉस थीटा। ठीक है, तो ये इसका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो हमारे पास अपने आप एंगल आ जाएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट बहुत सिंपल होता है, आई वाले को आई वाले के साथ करना होता है, जे वाले को जे वाले के साथ करके डायरेक्ट लिख देना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहां पर से अगर हम डॉट प्रोडक्ट इसका करेंगे तो साइन वाले को कॉस वाले के साथ अगर करें तो कितना आएगा, माइनस साइन टी एंड कॉस टी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस कॉस टी एंड साइन टी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इंटू कॉस थीटा। अब यहां से ये देखना कि ये है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू जो होता है वो ओवरऑल जीरो आ गया। यहां से मैं इस यहां पर कर देता हूं सॉल्व। तो हमारे पास इस क्वांटिटी का जो वैल्यू है cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यहां से हमारे पास अगर cos थीटा कितना आ गया, जीरो आ गया, इसका मतलब कि थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। तो मिल गया ना हमें आंसर कि फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हमने कैसे प्रोसीड किया, ये आपने देखा कि हमने सबसे पहले मोमेंटम को निकालने के लिए डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें फोर्स का ही वैल्यू पता चल गया और मोमेंटम का वैल्यू हमें पहले से नोन था। तो हमने क्या किया, एंगल को निकालने के लिए दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाता है और इसलिए हमारा एंगल कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। ठीक है, तो गाइज आज हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो अगला लेक्चर होगा तो हम क्या करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।